Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Prembada and we are going to continue with the second part of the chapter Crop Production and Management where we have left from. So yes, पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया था. We covered कि क्रॉप क्या होता है and what are the types of crops. उसके अलावा we studied about the plowing and we also studied about sowing of the seeds and how to add manure and fertilizers and difference between them. उसके बाद let us continue with the irrigation, that is the next step after adding the manure and fertilizers. So let us now begin with it. So irrigation क्या है बेटा? Irrigation से पहले हम ये बात समझते हैं that water is important for proper growth and development of flowers, fruits, seeds of a plants. So क्योंकि बेटा plants grow करते हैं crops grow करती हैं ना fields में, and हमने ये भी पढ़ा था कि plants grow करने के लिए जो important जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें वाटर भी था. तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स. ठीक है, तो उसके लिए उनको प्लांट को क्रॉप्स को पानी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब आप ये समझो दैट अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. कि सिर्फ वाटर और मिनरल्स ही नहीं एब्जॉर्ब होते हैं. जब एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के थ्रू तो सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स भी नहीं जाते, फर्टिलाइजर्स भी जाते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो जाते हैं उसमें. समझ में आया? तो इस वजह से देखो, अगर पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करेंगे? प्लांट्स, इसका मतलब कि प्लांट्स मिनरल्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब फर्टिलाइजर्स एज वेल. समझ में आ रहा है आपको? तो जब फर्टिलाइजर्स नहीं जा रहे, मिनरल्स नहीं जा रहे, तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? प्लांट की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी? दैट इज द पॉइंट. ठीक है, एंड यू नो दैट प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ द वाटर. प्लांट्स में 90% वाटर होता है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी है प्लांट्स में. तो इसका मतलब अगर आप प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर नहीं दे रहे हो तो हाउ कैन प्लांट्स ग्रो जब 90% वाटर ही है प्लांट्स में. ठीक है, सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. होता क्या है कि जैसे वेदर चेंज होता है ना, एंड क्रॉप्स आर ग्रोइंग. तो जब सर्दियां हो जाती हैं तो बेटा प्लांट्स में तो देखो ऑलरेडी 90% ऑफ वाटर है ही, एंड अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर चला गया तो इट मीन्स कि जो वाटर है दैट कैन बिकम फ्रॉस्ट, दैट कैन बिकम थोड़ा सॉलिड, स्नोई टाइप बन सकता है ना, स्नोई अपीयरेंस हो सकता है, इट कैन बिकम सॉलिड विच इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स ऑब्वियसली. क्योंकि अगर फ्रॉस्ट क्रिएट हो गया, फ्रॉस्ट बन गया, तो इट कैन डैमेज द सेल्स ऑफ द प्लांट्स. वो सेल्स जो है प्लांट्स को, उनको डैमेज कर देगा. सेम विद हॉट एयर करेंट्स, अगर गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, एंड अगर पानी जा नहीं रहा, सिर्फ पानी निकले ही जा रहा है, तो भी प्लांट्स डेड हो जाएंगे. इसका मतलब द रूट्स आर नॉट एब्जॉर्बिंग एनी वाटर, बट इवेपोरेशन के थ्रू सारा पानी निकल रहा है, पानी सूखता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द गर्मी कितनी ज़्यादा होती है ना, जब समर्स आती हैं. तो इन दोनों केसेस में बेटा प्लांट्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. फॉर दिस फील्ड्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली. पानी तो आपको रेगुलरली डालना ही पड़ेगा. अब आप इमेज देखो, इमेज में आप देख रहे हो ना कि प्लांट्स को कैसे हम पानी दे रहे हैं. द क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग, हाउ दे नीड वाटर टाइम टू टाइम. ठीक है, सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. डिफरेंट इंटरवल्स पे जब आप वाटर देते हो क्रॉप्स को, है ना, टाइम टू टाइम देते हो, ऐसा नहीं है ना कि आप डेली देते जा रहे हो, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी फील्ड्स में वाटर है उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है ना, वो एब्जॉर्ब भी तो होंगे. जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे आप और पानी कैसे डालोगे, राइट? तो टाइम टू टाइम आप इरिगेशन करते हो, प्लांट्स में पानी देते हो. सो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. ऐसा तो नहीं है बेटा सभी क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए एंड सभी सीजन में प्लांट्स को उतना ही पानी चाहिए जितना बाकी सभी सीजन्स में प्लांट्स को चाहिए. नो, ये हमेशा डिफर करेगा कि आप किस क्रॉप में दे रहे हो पानी, कौन से प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, किस सॉइल में वो ग्रो कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू लुक आफ्टर. ठीक है, एंड अगर हम सोर्सेज की बात करें बेटा, तो आपको इरिगेशन के लिए पानी मिलता कहाँ से, पानी आता कहाँ से? तो वी कैन से दैट वी कैन गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. इन सब जगहों से आपको पानी मिल सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की. जैसे हमने बात की थी ट्रेडिशनल मेथड किसकी,
आपने ट्रेडिशनल मेथड्स टूल्स की बात की थी, प्लो की बात की थी, हो की बात की थी, वैसे ही ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के भी जो पहले यूज होते थे। अब तो बेटा बहुत सारे और न्यू मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अभी हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर लेते हैं। So yes, water in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions. हर regions में different techniques होती हैं बेटा water pull करने की, alright? And the various traditional ways are, सबसे पहले हम जो types पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं pulley system के बारे में, कि one of the traditional method था जिसमें हम fields में पानी देते थे। तो अब आप image देखो, image में आप देख रहे हो कि बेटा this is the farmer, he is the farmer and he is, देखो कैसे पुली से he is pulling out the water in a bucket and then he is pouring out in the fields, है ना, fields में pour किया तो fields में पानी गया, है ना। and you know कि how much labor it requires, कि आप रोज जा रहे हो, रोज पानी निकाल रहे हो, then you are putting it in the fields, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, and how much energy will it use to put this lot amount of water in the fields. Yes, all right. उसके अलावा सेकेंड आप देख लेते हो चेन पंप। इसमें आप देख रहे हो ना चेन लगी हुई है ना, दिस इज द चेन एंड इस चेन से क्या हो रहा है, दिस चेन इज रोटेटिंग, ये चेन रोटेट कर रही है, तो पानी बकेट नीचे से पानी लेके ऊपर आ रही है एंड देन पानी गिर रहा है इसके अंदर, पैसेज के अंदर, एंड देन दिस वाटर इज गोइंग आउट इन द फील्ड्स। तो ये दूसरा था चेन पंप सिस्टम। थर्ड था सिस्टम दैट वाज कॉल्ड एज ढेकली। ढेकली में आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस मैन इज पोरिंग द वाटर एंड ये पानी आ कैसे रहा है, देखो यहाँ पे स्टोन टाइड है इस लॉग ऑफ वुड से, लेट्स सपोज आपने स्टोन से वो आपने हटा दिया, तो ये लॉग ऑफ वुड क्या होएगा, ये चला जाएगा वेल के अंदर, यहाँ से ये पानी भरेगा एंड देन यू अगेन पुट दिस व्हाट डू वी कॉल इट एज लॉग ऑफ वुड को आपने खींचा एंड देन यू टाई अगेन इट विद द हेल्प ऑफ अ स्टोन से आपने दोबारा उसको टाई कर दिया एंड देन जो इस बकेट का पानी है इसको आपने लेके यहाँ पे इसमें फील्ड में डाल दिया, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने मेथड्स देखे, ऑल दीज मेथड्स आर रिक्वायरिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ लेबर एंड टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है इन सारे प्रोसेसेस को करने में, बट बेटा अब उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं, सो वी हैड टू यूज द ट्रेडिशनल मेथड्स, या। उसके अलावा वी हैव राहत लिवर सिस्टम, ठीक है। इस केस में क्या होता था, अब देखो इस केस में एक बुल है, उसके नेक पे हमने लॉग ऑफ वुड बांध दिया, ठीक है, मोर और लेस लाइक अ लिवर, इट इज एक्टिंग लाइक अ लिवर, इट इज एक्टिंग लाइक अ लिवर, होल द बुल एंड दिस लॉग ऑफ वुड। सो क्या हो रहा है, द बुल विल टेक अ सर्कल, बुल ऐसे क्या करेगी, राउंड लेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो ये लिवर है दैट विल रोटेट, जो लॉग ऑफ वुड रोटेट होगा एंड इसकी वजह से जो व्हील है, व्हील फुल ऑफ बकेट्स दैट विल रोटेट, इसका मतलब नीचे वाला बकेट से लेके ऊपर तक ये पूरा सर्कल में रोटेट होगा एंड यहां से पानी ऊपर बकेट में आया 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 एंड फिर पानी आराम से नीचे फील्ड्स में चला गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जब लिवर घूमता है तो पानी वाला जो व्हील बकेट जो है दैट ऑल्सो रोटेट्स एंड हर बकेट में पानी फिल होते होते ऊपर आता है एंड देन इट गोज इन द फील्ड्स। दैट इज व्हाट इज राहत लिवर सिस्टम एंड इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स दैट वाज यूज्ड इन द इरिगेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा पंप्स जो यूज होते थे फॉर लिफ्टिंग वाटर, है ना, उन सब में जितने भी पंप होते थे, थोड़े बहुत भी जो पंपिंग के काम में आते थे, उन सब में क्या क्या यूज होता था बेटा, जो हमारे पास फ्यूल यूज होता था वो दैट वाज डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी दैट वाज यूज टू रन दीज पंप्स, क्योंकि पंप्स को भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी में आप क्या क्या यूज कर लेते हो, उस टाइम पे यूज हो जाते थे, डीजल यूज हो जाता था, बायोगैस यूज हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती थी, सोलर एनर्जी एंड ऑल दीज थिंग्स वर यूज्ड बैक देन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो गया, वी हैव नाउ बिकम मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड पीपल एंड वी नो हाउ टू यूज मशीनरीज एंड वी नो हाउ टू पुट इट इन दी एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग वी हैव स्टडीड इनफ।
सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट ऑल्सो. सो मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, कि पानी हम कम से कम कैसे यूज करें. क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें आप तो कितना भी पानी यूज कर लो, अब वेल से तो एक एक बकेट पानी निकलता था, तो आप सारी सारी बकेट डाल देते थे, तो उसमें पानी तो कुछ बचता ही नहीं था. बट अगर आप मॉडर्न मेथड अपनाते हो, नए तरीके अपनाते हो, तो उसमें आपको कुछ एक ऐसे मिल जाएंगे मेथड जिसमें बहुत कम पानी यूज होता है, सारे क्रॉप्स को पानी भी मिल जाता है एंड बहुत सारा पानी बच भी जाता है. ठीक है, तो उन मेन मेथड्स की बात करेंगे बेटा. उसमें वन ऑफ द मेथड इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. वन ऑफ द मेथड इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. नाउ इट इज अ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड. स्प्रिंकलर जो मेथड है इरिगेशन का, वो अनइवन लैंड पे, जो ऊपर नीचे लैंड है, वहां ज्यादा यूजफुल होता है. क्योंकि आप वहां पे एक लीनियर, एक प्लेन कोई सिस्टम नहीं आप सेट कर सकते, क्योंकि वो लैंड ही ऊपर नीचे है. तो वहां को आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पे पानी आराम से चला जाए, चाहे लैंड इवन हो चाहे अनइवन हो. तो उस केस में हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ये आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे पाइप्स लगी हुई है, पंप्स लगे हुए हैं, एंड इसमें से पानी छिड़क रहा है, छिड़काव हो रहा है पानी का, है ना. छिड़काव को ही हम बोलते हैं स्प्रिंकलिंग. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में बेटा द वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, दैट इज व्हाट इट इज. तो अब यहाँ पे कहाँ पे होता है, यहाँ पे जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, जहाँ पे अनइवन लैंड है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम काम आता है. तो होता क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम में, परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं बेटा, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स. दे आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट ए रेगुलर इंटरवल. तो लेट्स सपोज दिस इज द मेन पाइपलाइन ऑफ द वाटर, एंड जो रोटेटिंग नोजल्स की हम बात कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर ऐसे लगी हुई है, देखो, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, लाइक दिस. यहां पे नोजल्स लगे हुए हैं बेटा, एंड यहीं से पानी बाहर आता है. यहीं से देखो पानी बाहर आएगा ऐसे. ये क्या है, ये दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. द वाटर इज बीइंग स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स. तो आप देखोगे कितने बूंद बूंद से पानी निकल रहा है. तो वाटर इज नॉट वेस्टेड हियर, पानी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल पानी यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना. सो वाटर एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स एंड गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स. क्रॉप्स को मिल गया पानी सफिशिएंट, ज्यादा पानी भी वेस्ट नहीं हुआ. ऑल राइट. सो स्प्रिंकलर इज यूज फॉर सैंडी सॉइल. ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज जनरली यूज्ड फॉर द सैंडी सॉइल, द टाइप ऑफ द सॉइल वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट इज द ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है बेटा, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. इट इज कॉल्ड एज द ड्रिप सिस्टम. यहां पे आप देखो बेटा, यहां पे आप देख रहे हो कि पाइप्स लगी हुई हैं, एंड यहाँ पे स्मॉल होल्स हैं जहां पे प्लांट की रूट्स हैं. यहां से ड्रिप ड्रिप करके पानी जो है वो रूट्स में जाता है. तो ड्रिप का मतलब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, है ना, सॉइल के अंदर. तो अब नाउ यू सी दैट हाउ मच वाटर इट इज सेविंग एक्चुअली, है ना, कितना पानी बच रहा है इससे, कि आप इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी नहीं यूज कर रहे हो एक ही बार में. ठीक है. एंड इट इज अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. जो छोटे छोटे गार्डन्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको वाटर करने के लिए इट इज अ वेरी बेस्ट टेक्निक. दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिप सिस्टम, जहां पे ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद बूंद करके पानी गिरता है. ठीक है. अब आप देख रहे हो वाटर इज नॉट वेस्टेड ऑल. वाटर तो वेस्ट हुआ ही नहीं है इस केस में. एंड इट इज गुड फॉर द एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी इज पुअर. उन एरियाज के लिए अच्छा है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार ड्रिप सिस्टम यूज कर रहे हो तो इसमें पानी तो ज्यादा वेस्ट हो नहीं रहा, है ना. सो दैट इज वाई इन दिस मैनर ड्रिप सिस्टम इज क्वाइट यूजफुल. अब देखो हमने क्या किया, हमने क्रॉप्स ग्रो कर लिए, ठीक है, हमने इरिगेशन भी कर ली, एंड अब जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जहां पे हमने सीड्स डाल दिए हैं, उनको हमें वीड्स से बचाना है. वीड्स समझ लेते हैं बेटा, वीड्स क्या होते हैं. So weeds are basically the undesirable plants that grow naturally along with the crop are called the weeds. ऐसे undesirable plants है. undesirable plants का मतलब ऐसे plants जिनकी हमें requirement नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो plants. क्यों? क्योंकि बेटा ये plants grow कर रहे हैं crop के साथ, तो देखो crops को भी nutrition चाहिए, इनको भी nutrition चाहिए. तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना plants, फिर हम इन्हें क्यों nutrition लेने दें, है ना. फिर तो हम nutrition उन्हीं को लेने देंगे ना जिनको grow करना है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, क्रॉप्स हमारे. ठीक है. तो उस केस के लिए बेटा हमें रिमूवल ऑफ वीड करना पड़ता है, हमें वो वीड्स निकालने पड़ते हैं बाहर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीडिंग. ये आप इमेज देख रहे हो,
ये इस इमेज में क्या हो रहा है, दैट पर्सन इज रिमूविंग द वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. That process is called as the weeding. So basically what happens is weeding is necessary since weeds compete with the crops for water, nutrients, space and light. जो crops के साथ competition लग जाता है इनका कि मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी nutrients चाहिए, space and I want light. But it is not possible क्योंकि crop को चाहिए बेटा, crop की healthy growth तो चाहिए ना, हमें weeds तो नहीं चाहिए. तो एंड कुछ तो बेटा ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं एंड दे आर क्वाइट पॉइजनस फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, कि एनिमल्स खा लें तो दे गेट सिक और दे माइट इवन डाई ऑल्सो. तो अब देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट है टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, सो फार्मर्स ने क्या किया है, दे हैव अडॉप्टेड मेनी वेज टू रिमूव द सीड्स. लेट्स सपोज कि टिलिंग करते हैं, टिलिंग जिसमें हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स बिफोर सोइंग द क्रॉप्स. Now what they do is they help in uprooting and killing the weeds. They uproot and kill the weeds. Unwanted plants निकाल के फेंक दिया and those plants will eventually die. और क्या होता है दूसरा मेथड, either they will remove it physically, या तो वो उसको अपने हाथों से रिमूव कर देंगे वीड्स को. जाएंगे गार्डन्स में चले गए, फील्ड्स में चले गए, और अगर उन्हें दिखा कि कोई अनवांटेड प्लांट है तो दे विल स्टार्ट रिमूविंग इट वन बाय वन. ठीक है, कटिंग क्लोज फ्रॉम द ग्राउंड. एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. खुरपी की हेल्प से कर देते हैं. खुरपी में क्या होता है, लॉग ऑफ वुड लगा होता है ऐसे एंड एक आयरन की ब्लेड लगी होती है इस तरीके से. तो इसकी हेल्प से आप निकालो एंड यू कैन ईजिली रिमूव द वीड्स फ्रॉम देयर. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो केमिकल्स सच एज वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D, दीज आर दी वीडीसाइड्स, जो क्या करते हैं कि केमिकल अगर आप स्प्रे कर दो, जैसे आप ये कर रहे हैं, ये वीडीसाइड्स हैं. वीडीसाइड्स ये केमिकल्स हैं, आप इनको स्प्रे कर दो क्रॉप में जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं, दे किल द वीड्स. जितने अनवांटेड प्लांट हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, उनको किल कर देते हैं. दैट इज देयर स्पेशलिटी. ठीक है, बट दे मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, क्योंकि क्या है बेटा, दीज आर केमिकल्स एंड वंस दे गो इनसाइड योर नोज, तो दे विल कॉज सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस विच आर क्वाइट अनहेल्दी फॉर द फार्मर्स. ठीक है, so they may affect the health of the farmers. That is one point. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. Let us now move forward. Next step comes the harvesting. Growth हो गई बेटा, protection of weeds, crops are growing already. अब बात आती है उनको काटने की, क्योंकि crops एक टाइम के बाद they will get mature हो गई, then you need to cut the crops because what you have to do, you have to sell it also, है ना, हमने सेल भी करना है उनको क्रॉप्स को. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे. एंड हार्वेस्टिंग होती क्या है, सो द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. ठीक है, एंड एक क्रॉप को ग्रो करने में कितना लगता है टाइम, अराउंड 3 to 4 months. ये सारा प्रोसेस करने में, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ऑल दीज processes, all these activities require at least 3 to 4 months. तब जाके क्रॉप मैच्योर होता है, बड़ा होता है. राइट नाउ हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. या तो सिकल से होता है, सिकल मतलब ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, या तो आप इससे क्रॉप काट सकते हो. आइदर यू यूज अ मशीन विच इज कॉल्ड एज द हार्वेस्टर दैट यू कैन सी हियर. ये मशीन होगी हार्वेस्टर, जिससे आप क्रॉप्स काट सकते हो, उनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो. ठीक है, so in the harvested crop the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called as threshing. Once you have harvested the crop, let's suppose आपने wheat harvest कर लिया, तो wheat पे आपने देखा होगा कि wheat की एक आपको क्रीम कलर की कवरिंग दिखती है जिसके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमें तो ग्रेन्स चाहिए, हमें तो उसकी कवरिंग चाहिए नहीं, है ना. तो उस ग्रेन को कवरिंग से अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग. क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग. इसमें आप क्या करते हो, यू बीट द क्रॉप्स. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वीट का क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट कर लिया है एंड यू हैव टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ, देन यू विल यूज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. यू विल थ्रेश द क्रॉप्स लाइक दिस until the grains are separated from its chaff. समझ में आ गया. So either it is also carried out with the help of a machine called combine. ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे combine attached है but with the harvester. It means ये मशीन किस चीज की capable है,
दिस मशीन कैन ऑल्सो हार्वेस्ट द क्रॉप्स एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प इन द थ्रेशिंग ऑफ द ग्रेन्स, जिससे आपको ग्रेन्स अकेले मिल जाए एंड जो शेफ है उसका शेफ जो आपका नॉन रिक्वायर्ड पार्ट है वो हट जाए वहां से, ठीक है। अच्छा, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ द लैंड, द फार्मर्स हु आर नॉट वेरी रिच, जिनके पास थोड़े थोड़े लैंड्स है, छोटे छोटे लैंड्स हैं, दे ऑल्सो नीड टू सेपरेट द ग्रीन्स। तो उस केस में क्या होता है बेटा, वो हेल्प करते, वो क्या मेथड यूज करते हैं, विनोइंग। अब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो यूज करते हैं प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग, ठीक है। विनोइंग में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपने ग्रेन्स डाल दिए, लेट्स सपोज ग्रेन्स आपने डाल दिए, यहाँ पे सेपरेशन हो रही है, यहाँ पे सेपरेशन हो रही है ग्रेन्स की। नाउ व्हाट विल हैपन, इस एरिया से मान लो चलो यहाँ पे ग्रेन्स गिर रहे हैं नीचे, तो जो अनवांटेड पार्ट है वो अलग हो जाएंगे हवा की वजह से, क्योंकि दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी लाइट, तो हवा से भी उड़ जाते हैं, बट ग्रेन्स नहीं उड़ सकते, तो ग्रेन्स एक जगह गिर जाएंगे एंड बाकी जो आपका शैफ जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड पार्ट, दैट विल बी ब्लोन अवे बाय द एयर, ठीक है। अब आती है बात स्टोरेज की। हार्वेस्टिंग आपने कर ली, क्रॉप्स आपने काट लिए, मेच्योर क्रॉप्स, अब हमें उसको बेटा स्टोर भी तो करना है, क्योंकि आप एक साथ इतना सारा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, इतने लंबे लंबे लैंड्स पे आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो यू नीड सम प्लेस, आपको कोई बड़ी जगह चाहिए ना कि आप उसको स्टोर कर सको, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट स्टोरिंग दोज ग्रेन्स, तो उनकी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो उसके लिए वी रिक्वायर स्टोरेज एज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस या प्रोडक्ट आप कह सकते हो, इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। इफ क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो क्या होता है कि अगर आप स्टोर करने जा रहे हो, आपने इतने सारे ग्रेन्स, आपने इतने सारे क्रॉप्स लिए हैं, तो उनको हमें किससे किससे बचाना है, आइदर यू सेव इट फ्रॉम मॉइस्चर ताकि वो खराब ना हो, इंसेक्ट से बचाना है, रैट से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। सो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अगर आप उसको बिना ड्राई किए रखते हो ग्रेन्स को, तो वो किससे अटैक कर सकता है, ऑर्गेनिज्म से, दे कैन गेट अटैक्ड एंड दे कैन लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उनकी, क्योंकि सब तो खा लिया, एनिमल्स और इंसेक्ट्स ने तो खत्म कर दिए, तो ग्रो क्या करेगा, सो दैट विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इवेंचुअली। सो उससे आपको प्रॉपर उसको ड्राई करना है सन में, बिफोर कीपिंग इट इन टू सम प्लेस, यू नीड टू ड्राई दैट एंड यू नीड टू मेक श्योर कि उनके पास इंसेक्ट्स और रैट्स ना आए, ऑलराइट। सो फार्मर्स क्या करते हैं, दे स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, लेट्स लाइक जस्ट लाइक दिस, दीज आर द जूट बैग्स। अब देखो इतने सारे जूट बैग्स हैं और इसमें कितने आपने ग्रेन स्टोर किए हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम जूट बैग्स, फार्मर्स ऑल्सो स्टोर दीज ग्रेन्स इन द मेटालिक बिन्स, मेटल्स के बड़े बड़े बिन्स जो है वो बने होते हैं, अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगी। सो क्या होता है कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज, ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। क्योंकि लार्ज स्केल स्टोरेज क्यों है ग्रेन्स की, क्योंकि आप इतना क्रॉप्स ग्रो ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सिलोस चाहिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरीज चाहिए कि आप उनको प्रोटेक्ट कर सको फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स, कि रैट्स और इंसेक्ट से आप उसको आसानी से प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो, बिकॉज यू हैव टू सेल इट इन द मार्केट, है ना। सो देखो ये ग्रैनरीज हैं, देखो यहाँ पे कितने जूट बैग्स हैं, एंड ये सिलोज, ये मेटालिक बिन्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ऐसे आपको स्पेसेस चाहिए टू स्टोर द ग्रेन्स, इतने बड़े बड़े स्पेसेस, ताकि आपके क्रॉप्स जो हैं वो बचे रहें, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो उनकी, ऑलराइट। उसके अलावा अगर आपको घर पे स्टोर करने हैं ग्रेन्स, तो आप क्या यूज़ करते हो बेटा, ड्राइड नीम लीव्स। नीम लीव्स हम यूज़ करते हैं एकदम सूखी हुई, जिससे हम फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं एट होम, ऑलराइट। ओके, ये तो बात हो गई प्लांट्स की, कि प्लांट्स हम कैसे ग्रो करते हैं, क्या क्या हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बट बेटा ऐसे और भी तो फूड मटेरियल्स है ना, फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं, है ना। तो एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें एनिमल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन की भी हम बात कर रहे हैं,
तो हमने कितने स्टेप्स पढ़ लिया, सिलेक्शन ऑफ सीड्स पढ़ लिया, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, कितना कुछ पढ़ लिया, है ना। बट अगर हमें एनिमल्स से मीट चाहिए, मिल्क चाहिए, एग्स चाहिए, तो हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो उसके भी मेथड्स होते हैं बेटा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। ऐसे अगर आपको एनिमल से भी काम है, अगर आपको एनिमल से भी कोई मटेरियल्स चाहिए, तो यू नीड टू मेक श्योर कि एनिमल्स को प्रॉपर फूड मिल रहा हो, शेल्टर मिल रहा हो और केयर मिल रही हो, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस होल थिंग, गिविंग फूड एंड शेल्टर एंड केयर टू द एनिमल्स, इट इज डन ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो एनिमल्स को, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो, दैट ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिया हुआ है बेटा, जिसमें आपको दिया हुआ है मिल्क, जैसे आपको फूड दिए हुए हैं जो एनिमल से मिलते हैं, उनके सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। तो इसके अलावा बेटा फूड हमें एनिमल से और क्या मिलता है, वी गेट मीट फ्रॉम दी एनिमल्स, उस कहाँ से मिलता है, वी गेट मीट फ्रॉम गोट, ठीक है, hen, ऑलराइट। तो इन एनिमल से हमें मीट मिल जाता है। उसके अलावा वी गेट एग्स, कहाँ से मिलता है, चिकन, hen, गूज, ठीक है। उसके अलावा वी गेट फैट्स एंड ऑयल्स, वो हमें मिल जाते हैं फ्रॉम फिशेस एंड पोर्क। ये आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा अपनी एनसीईआरटी में, आपके टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो देखो अभी हम ये फूड भी हम कितने चीफली यूज करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन फैक्ट दीज फूड्स आर कंज्यूम्ड। तो दीज वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एंड फॉर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स एज वेल। So yes, this was all about your chapter crop production and management. It was quite an easy chapter and I hope you have understood this chapter really well. ठीक है, इसके अलावा हमने जो किए हैं अपने नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है सारा चैप्टर, कीप अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर अगेन एंड अगेन, and I'll see you in the next lecture. Thank you.